तो हेलो डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, हमने माइक्रो के 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। मैं हूं दुष्यंत शर्मा। जी हाँ, यूट्यूब पर अभी मैं नया हूं, पर टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी है, मोर देन 5 ईयर्स का है। और मुझे जब से मैं पढ़ता था तभी से मुझे लगता था कि अभी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती। कई बार कुछ चीज़ें हम लैक कर जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से, स्कूल लेवल पर भी। तो मैंने कहा कि इस डिफरेंस को मैं दूर करूंगा, वो भी नेशन वाइड पर एक एक बच्चे तक पहुंचूंगा। और हम उस लेवल का पढ़ेंगे जो हम कोचिंग में भी नहीं पढ़ते या स्कूल में भी उस बारीकी से नहीं पढ़ते। हर एक चीज़ हम कवर करेंगे। इकोनॉमिक्स की पूरी टेंशन आपकी अब हो चुकी है मेरी। तो 5 चैप्टर में हमने 5वां चैप्टर जो पढ़ा था वो था डिमांड के बारे में। अब ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके पहले आपको डिमांड पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पर जाके आप डिमांड चैप्टर पढ़ सकते हैं, 3 पार्ट्स में है। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली क्या है। हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, उसमें क्या कहा कि प्राइस बढ़ती है। किसी भी वस्तु की, कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड मार्केट में रिड्यूस हो जाएगी। ये तो सिंपल लॉजिक है। ये हमने उस चैप्टर 5 में पढ़ा और समझा। पर यहाँ पर अब हम क्या समझेंगे कि कितनी प्राइस बढ़ने पर कितनी क्वांटिटी कम होगी। कम होगी ये तो पता है, पर कितनी कम होगी। और क्या पता कुछ ऐसे भी गुड्स हैं क्या, या कोई ऐसी भी सिचुएशन कहलाएगी क्या जहां पर प्राइस के बदलने पर या चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिले। तो हाँ, ऐसी भी सिचुएशंस होंगी। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी, और टू बी मोर स्पेसिफिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसके पहले हम इलास्टिसिटी के बारे में कुछ जानते हैं। तो एक गुड्स का एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पर, कुरकुरे का। कुरकुरे की क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो किस चीज़ से अफेक्ट होती है। चैप्टर 5 में हमने पढ़ा कि प्राइस ऑफ ओन गुड्स से। इस गुड्स की अगर हम बात कर रहे हैं कुरकुरे की, तो इसकी क्वांटिटी डिमांड, मार्केट में कितना क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, कितनी क्वांटिटी लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, तो किस पर डिपेंड करेगा, उसकी खुद की प्राइस पर। प्राइस ऑफ ओन गुड्स, अर्थात यहाँ पर कुरकुरे के एग्जांपल लिया तो ये प्राइस ऑफ ओन गुड्स की बात कर रहे हैं। दूसरा किस पे डिपेंड करती है उसकी क्वांटिटी डिमांड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे। किस पे? रिलेटेड। रिलेटेड भी दो प्रकार के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट। जैसे मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का अगर प्राइस बढ़ गई है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के ही डिमांड की बात करूं, क्वांटिटी डिमांड तो रिड्यूस हो जाएगी। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और मेन गुड्स कैसे होते हैं, भाई भाई होते हैं। तो अगर इसकी क्वांटिटी डिमांड रिड्यूस हो रही है तो दूसरा वाला तो इसके साथ ही में खरीदा जाता है। तो जब यही नहीं खरीदा जा रहा तो वो भी नहीं खरीदा जाएगा, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे हमने देखा कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यहाँ पर जो है कॉम्प्लीमेंट्री की, वो यहाँ पर मेन गुड की क्वांटिटी डिमांडेड को भी अफेक्ट करती है। ऐसे ये भी करते हैं, चैप्टर 5 में हमने पूरा पढ़ा है। और इनकम भी हमने देखा कि जैसे इनकम अगर इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होती है, क्योंकि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो ये चीजें तो हमने पढ़ी कि इनकम से, कंज्यूमर की इनकम से क्वांटिटी डिमांडेड पे असर पड़ता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से इस पर असर पड़ता है, प्राइस ऑफ ओन गुड्स से असर पड़ता है। पर कितना असर पड़ता है ये नहीं पढ़ा। द एक्सटेंट, कितना हद तक असर पड़ेगा। मान लीजिए प्राइस अगर 10 से 20 हो गई, ₹10 to ₹20 हो गई, अब इस पे क्वांटिटी डिमांडेड में कितना बदलाव आएगा, कितने परसेंटेज का, वो भी हम बात यहां पर किसकी चीज की करेंगे, कितना परसेंटेज प्राइस में चेंज आ रहा है, उससे हमको कितना क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज देखने को मिलता है। इसी चीज को हम स्टडी करने को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। कि कितना ज्यादा कोई चीज चेंज होती है उसी को कहते हैं इलास्टिक। जैसे इलास्टिक बैंड होता है ना, रबर बैंड, तो कहते हैं अच्छा इलास्टिक मतलब बहुत ज्यादा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है। जितना ज्यादा कोई चीज स्ट्रेच होगी तो उसको क्या कहेंगे, उतनी अच्छी इलास्टिक या उतना ज्यादा इलास्टिक है कोई चीज। तो यहां पर भी जितना प्राइस के चेंज होने पर जितनी ज्यादा क्वांटिटी चेंज होगी तो उसको कहेंगे वो उतना ही ज्यादा इलास्टिक है। आई बात समझ में? तो ये डोले जो है प्रोफेसर हैं, डोले एक इकोनॉमिस्ट हैं बहुत बड़े, उन्होंने इलास्टिसिटी की डेफिनेशन दी है। ठीक है, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है हमें, तो डिमांड तो हमने जान लिया चैप्टर 5 में, और इलास्टिसिटी को पहले हम जानते हैं, फिर हम प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर आएंगे। तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन है यहाँ प्रॉपर। आपको अगर ये प्रॉपर डेफिनेशन भी याद नहीं होती तो लोड लेने की जरूरत नहीं है, जितना मैं समझाऊंगा उसको आप ओन लैंग्वेज में लिखोगे तो भी वो पूरी तरीके से सही है। तो यहां पर मैं बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स। क्या मेजर करती है इलास्टिसिटी, कुछ मेजर करती है। ठीक है, मेजर क्या करती है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड। रिस्पॉन्सिवनेस ये वही चीज है, कितना ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगी
प्राइस के चेंज होने पर ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगी, कम रिस्पॉन्ड करेगी, या रिस्पॉन्सिवनेस को समझे कितना ज़्यादा चेंज होगा, एक्सटेंट, यहाँ पे भी किसकी बात कर रहे हैं, वही डिग्री या एक्सटेंट की बात, कितना ज़्यादा चेंज होगी या कितना कम चेंज होगी प्राइस के चेंज होने पर। वही चीज़, द प्राइस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस, प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। किस वजह से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा, तो वही तीन चीजें जो हमने ली हैं। चेंज इन इट्स प्राइस, खुद ओन गुड्स की प्राइस में चेंज हो सकता है। प्राइस ऑफ अदर गुड्स मतलब यहाँ रिलेटेड गुड्स की बात की जा रही है, उसमें चेंज आने से हमारी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ सकता है। चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ सकता है। इन तीनों ही चीजों से चेंज आएगा, पर कितना चेंज आएगा, रिस्पॉन्सिवनेस को ही हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। ज्यादा इलास्टिसिटी है, कम है, वो कैसे पता चलेगा, रिस्पॉन्सिवनेस हम देखेंगे कि प्राइस से चेंज होने पर डिमांड चेंज होगी, तो चैप्टर 5 ही कहता है, पर यहां पर हम ये देखेंगे कितना चेंज होती है। इसी के ऊपर हम इसको मेजर करने के फॉर्मूले भी हैं हमारे पास। तो यहाँ पे जो प्राइस से इस पर चेंज देखते हैं ना हम, कि कितना ज्यादा चेंज प्राइस से आ रहा है, तो इसको प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। जब हम प्राइस ऑफ ओन गुड्स की बात करते हैं, प्राइस ऑफ ओन गुड्स की जब हम बात करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी। जब हम रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं तो इसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। इसको क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। इस रिलेटेड गुड्स वाले को क्या कहते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं। खुशखबरी की बात यह है कि इनकम इलास्टिसिटी हमें नहीं पढ़नी, क्रॉस इलास्टिसिटी हमारे कोर्स में नहीं। बस इतना जितना हमने जान लिया ना, इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। हमें क्या पढ़ना है पूरे इसमें, प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ना है। इनफैक्ट हमारे चैप्टर का नाम ही भी क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब प्राइस के चेंज होने से कितना डिमांड में चेंज आएगा, उसी चीज को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम इलास्टिसिटी की जो तीन सिचुएशन मेनली वो समझते हैं, और उसके बाद दो ऑप्शनल है, वो करना चाहें तो आप करें, नहीं करना चाहें तो नहीं करें, आपके कोर्स के ऊपर है। हालांकि 12th के कोर्स में डायरेक्टली वो चीज़ें नहीं है। अभी सीबीएसई की बात करूं तो एमपी बोर्ड में है, और आपके सीएस के फाउंडेशन एग्जाम के लिए भी उसमें भी है रेलिवेंट। तो ये जो पहली सिचुएशन है ना, ये परफेक्टली इलास्टिक की सिचुएशन है, हाईली इलास्टिक भी कई लोग इसको बोलते हैं। मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से 100% इलास्टिसिटी देखने को आपको मिल रही है, और इलास्टिसिटी है भी कितनी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने, कोई प्राइस 10 रुपए अगर किसी गुड्स की, तो उसकी डिमांड मान लीजिए कुछ भी हो सकते हैं, पता नहीं कितनी ज्यादा डिमांड है उसकी, ठीक है, इतनी डिमांड पता ही नहीं लगाई जा सकती। पर अगर 10 रुपए से हल्का भी माइन्यूट स्लाइट, मान लीजिए 10.1 हो जाए प्राइस, थोड़ी सी ही महंगी हो रही, बहुत कम, तो इस केस में हो सकता है उसकी डिमांड एकदम से 0 हो जाए। मतलब प्राइस में स्लाइट चेंज, स्लाइट का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा, वेरी लेस चेंज, यहां लिख देता हूं वेरी लेस, और आसानी हो जाएगी समझने के लिए। वेरी लेस चेंज प्राइस में देखने को मिल रहा है कि 10 से जो प्राइस है चेंज होके क्या बन गई, 10.1 आ गई। और क्वांटिटी डिमांडेड जो थी, मान लेते हैं पहले अगर 100 यूनिट्स थी, 100 यूनिट्स थी, तो अब रिड्यूस हो गई, कितनी हो गई, 0 यूनिट्स। अरे ये थोड़े से बदलाव से भी यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब आदमी अपनी डिमांड को हल्का सा भी चेंज होने से पूरी तरीके से बदल सकता है। शेयर मार्केट में आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती है। ये पहला एग्जांपल हो गया, इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं। पहली सिचुएशन में अगर उसके इलास्टिसिटी निकालने का वो प्रूफ अगर मैं पूछूं, ऐसे तो ये ऑप्शनल है, सब बच्चों के लिए जरूरी नहीं है इसको करें या जाने, बस इतना ही जान लें कि परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है। तो वो निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तो यहां पर स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैसा है, यहां एकदम कोई स्लोप ही नहीं है, एकदम स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे कुछ नहीं है। तो इसको क्या, स्लोप 0 है यहां पर अपना, मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तो ये 0 किसी भी चीज के नीचे रहता है तो वो क्या हो जाती है, उसको चीज नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट कहते हैं उसको। तो ये क्या हो गया हमारा टोटल, फिर इनफाइनाइट मल्टीप्लाइड बाय पी बाय क्यू, या इनफाइनाइट से कुछ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या रहेगा, इनफाइनाइट ही रहेगा। तो ये हमारा तरीका है निकालने का। अगर ये आपको समझ में नहीं भी आ रहा हो तो कोई जरूरी बात नहीं है, बस हमें बताना है कि परफेक्टली इलास्टिक में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, ये लर्न होना चाहिए हमें बस।
और दूसरी बात इसमें क्या है कि कर्व ऐसा बनता है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व रहता है इसमें। हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व रहता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन को हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। जिनको नहीं पता हो, उनको पता है तो उनको वैसे ही कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे चलते हैं हम सेकंड वाले पे। सेकंड वाला है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक। हमारा जो प्राइस है उसके चेंज होने का कोई असर ही देखने को नहीं मिलता क्वांटिटी डिमांड पे। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मतलब हमारा इसमें वर्टिकल डिमांड कर्व बनता है, एकदम स्ट्रेट लाइन, एकदम 90 डिग्री का एंगल इसमें बनेगा आपको यहां पर। मतलब प्राइस पहले आपकी 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर क्वांटिटी डिमांडेड 100 है तो 100 ही रहेगी। मतलब ऐसे गुड्स में प्राइस के चेंज होने से कोई भी चेंज आपको क्वांटिटी में नहीं देखने को मिलेगा। लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसे हैं आपकी, तो वो उसकी कीमत कितनी बढ़ जाए, आपको अगर जरूरत है तो आप उसको लोगे ही लोगे। और दूसरा जैसे नमक है, आज अगर 20 रुपए का आ रहा है, कल 40 का हो जाए, तो ऐसा थोड़ी कि कम खरीदने लग जाओगे, या फिर सस्ता हो जाए 5 रुपए किलो नमक आने लग जाए तो ज्यादा खरीदने लग जाओगे। कुछ चीजें ऐसी होती जिनको हम प्राइस से उनके हमेशा डिमांड को हम कम ज्यादा नहीं करते। इसको हम वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। वर्टिकल वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट, हालांकि जिनको शेप्स के बारे में मालूम है तो वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल डिमांड कर्व इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ भी हमारी प्राइस थी उसमें क्वांटिटी में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ वहां वाले पे हमारा स्लोप कैसा था? हॉरिजॉन्टल वाले पे, हॉरिजॉन्टल वाले पे हमारा स्लोप 0 था, ठीक है, क्योंकि स्लोप ही नहीं था, स्ट्रेट लाइन थी। और यहाँ पर फुल स्लोप है, फुल मतलब जो मैक्सिमम स्लोप हो सकता है, एकदम स्ट्रेट लाइन है। तो इस स्लोप को भी नापा नहीं जा सकता, ये अथाह स्लोप है। मान के चलिए स्लोप क्या है हमारा, यहाँ पे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या है यहाँ पर? इनफाइनाइट। तो यहाँ पे भी इलास्टिसिटी निकालने का जो फॉर्मूला है, अगर उसी फॉर्मूले से हम इलास्टिसिटी निकालें तो फॉर्मूला क्या था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? कि 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो यहाँ पर इनफाइनाइट है मल्टीप्लाइड बाय पी बाय क्यू। किसी भी चीज को इनफाइनाइट से डिवाइड करो तो 0 आता है। क्या आता है? 0। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है हमारी? 0 से मल्टीप्लाई किसी भी चीज को करेंगे 0 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी कितनी है? 0। और वो चीज हमें याद भी नहीं करनी, हम प्रूव कर ले रहे हैं। और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही ना तो बस आप इतना याद रखो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परफेक्टली पूरी तरीके से इनइलास्टिक, मतलब यहाँ पर प्राइस में चेंज आने से कोई असर नहीं पड़ रहा, 0 असर। रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है यहाँ पर? इलास्टिसिटी कोई बदलाव नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी बदलाव नहीं। इसको कहते हैं इलास्टिसिटी यहाँ पर 0 है हमारी। तो और आगे चलते हैं इसके बाद हम, अब आएगा हमारी थर्ड सिचुएशन जहां पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व बनेगा। क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व। हाइपरबोला एक ऐसी चीज होती है जो आपके इस मतलब उसको अगर हम स्ट्रेच करते हुए ले जाएं तो वो जा करके कहीं ना कहीं कभी नेगेटिव नहीं होगा। इस साइड जा करके वो कर्व को अगर हम ले जाएं, और यहां पर भी वो जाके कभी नेगेटिव साइड पर नहीं जाएगा, उसको हाइपरबोला बोला जाता है। हालांकि किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, समझाने के लिए बस मैंने आपको कहा, कभी नेगेटिव साइड में नहीं जाती कोई भी एक्सिस, और एकदम मतलब बहुत आगे तक जाके पॉजिटिव ही रहेगी, लगभग इस हमारी वाई एक्सिस और इसमें मिल जाती है जाके। और ये जो दोनों जिस एक्सिस में जाकर ये मिलता है, जहां इंटरसेक्ट कहीं ना कहीं यहाँ होता है, इंटरसेक्ट तो नहीं कहेंगे इनफैक्ट, क्योंकि तो वो जो दो लाइनें हैं वो हमेशा यहाँ 90 डिग्री पर रहेंगी, जिन दो लाइनों पे वो हाइपरबोला जा करके मिल, तो इसको यूनिटरी इलास्टिसिटी भी कहते हैं इसको। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। यूनिटरी इलास्टिसिटी में क्या होता है, जैसे यहाँ पर प्राइस दी है, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड दी है। प्राइस मान लीजिए हमारी 10 से रिड्यूस होकर 5 हो गई, तो मान लीजिए 10 पर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? 50 यूनिट्स थी, ठीक है। अब प्राइस रिड्यूस हो गई है, तो प्राइस रिड्यूस होने पर क्वांटिटी में हमें सेम इफेक्ट, यहाँ पे 50% रिडक्शन आया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? 50% इजाफा हमें देखने को मिलेगा। 50 का 50% होता है 25, तो वो इतना और एड ऑन हो जाएगा, मतलब यहाँ 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75। परसेंटेज सेम रहेगा। तो यहाँ पे दोनों ही जो रेक्टेंगल हैं आपके, एक तो ये और एक ये वाला रेक्टेंगल,
ये दो रेक्टेंगल फॉर्म हुए, तो इस वाले रेक्टेंगल का जो एरिया है, जिसको मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये रेक्टेंगल, और ये वाला जिसको मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इन दोनों का ही एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और जो डिमांड कर्व हमारा फॉर्म होगा वो इन दोनों पॉइंट्स से होता हुआ जाएगा। यहाँ शेप उतनी अच्छी नहीं बना पाया मैं, ऐसे बनेगा मान लीजिए ये, हाँ। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसको कहते हैं, जहाँ रेक्टेंगल का जो एरिया, जो दो रेक्टेंगल बन रहे हैं यहाँ 10 और 50 के बीच में बना था और 5 और 75 के बीच में बना, इन दोनों ही रेक्टेंगल का एरिया सेम है, ठीक है। और यहाँ पर यूनिटरी मतलब कि 1 यूनिट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ क्या रहती, 1 रहती, क्योंकि यहाँ पर जितना परसेंटेज चेंज यहाँ पर देखने को मिला प्राइस में, जितना रिड्यूस होगी जितने परसेंट से, उतने ही परसेंट से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। मान लीजिए पहले हमारी 50 थी, तो 50 + 50%, 50 + 50% करेंगे हम। 50% किसका, इसी का 50% निकालेंगे तो कितना आएगा 25, 50 + 25 कितना हो गया 75, ये हो गया हमारा उतना ही परसेंट से। यहां पर कैसे निकाला हमने कि 50% रिडक्शन हुआ है, तो 10 - 5 = 5, तो 10 का कितना परसेंट 5 होता है, 50% ही 5 होता है, मतलब 50% घटा दिया और 50% बचा, तो हमने 50% का क्या किया है, रिडक्शन किया है। तो यहाँ प्राइस में जितना रिडक्शन है उसी परसेंट से वहां इंक्रीज देखने को मिलेगा, वाइस वर्सा, मतलब प्राइस अगर इसी परसेंट से अगर हमारी इंक्रीज हुई होती तो क्वांटिटी डिमांडेड उसी परसेंट से डिक्रीज हुई होती, और वहां पे कितनी हो जाती है हमारी, 50 का 25%, बताइए कितना होगा, 25 ही होगा, पर उतना रिड्यूस कर देते तो हमारे 50 में से 25 माइनस करते 25 ही आता, तो क्वांटिटी 50 से घट के कितने हो जाती, 25 हो जाती। तो दोनों ही केसेस, चाहे प्राइस इंक्रीज होगी तो भी उतना ही रिस्पॉन्स, परसेंटेज सेम रहेगा। डायरेक्शन तो हमें लॉ ऑफ डिमांड में ही बता दिया गया है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। कितना करेंगे, तो यहाँ अगर यूनिटरी इलास्टिसिटी है तो फिर बराबर ही करेंगे, मतलब इलास्टिसिटी यहाँ पर डिमांड की क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अभी यही तीनों कंसेप्ट को हम और आगे समझेंगे अच्छे तरीके से। कैसे समझ पाएंगे, तो इनको हम समझेंगे फॉर्मूले के थ्रू। अभी आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद आपको पर कई जगह देखने को ये मिलता है, कई जगह स्ट्रेट लाइन से भी हम बता के रखते हैं, हम ऐसे डिमांड करके ऐसा शो करते हैं। हमने भी जब अभी तक जितना भी समझा वहां स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया था, तो स्ट्रेट लाइन बनाना उतना सही नहीं, हालांकि डिमांड करो हमारा ऐसा ही ज्यादा सही है। स्ट्रेट लाइन अल्टीमेटली आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बताया जाता है कि इजीली आपको समझ में आए, तो इससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो भाई। जितना यहाँ पे आपको दिखाना मेन क्या है, जो परसेंटेज आपका जो चेंज है ना, 10 से अगर 5 हो रहा है, 50% का रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर आपकी अगर 50 यूनिट्स हैं तो उससे 75 हो जा रही है। ये आपको दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है कि यहाँ अगर 50% मेरी प्राइस रिड्यूस हुई तो यहाँ 50% ही मुझे इंक्रीज देखने को मिला। आई बात समझ में, कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं भेजिए, ठीक है। तो इसको स्ट्रेट लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जरूरी नहीं वो कर्व ही हो। उसके बाद 2 इलास्टिसिटी हमारी और बच जाती है, ये हालांकि ऑप्शनल है सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए, उनकी बहुत सारी बुक्स में नहीं दिया है, वैसे कोर्स में नहीं है, आप जरूरी नहीं है करो, आपके ऊपर है, नहीं तो आप स्किप करके आगे जा सकते हैं। तो हमारी एक तो पहली है रिलेटिवली इलास्टिक, और दूसरा है रिलेटिवली पहला हमारा रिलेटिवली इलास्टिक, दूसरा है रिलेटिवली इन इलास्टिक। तो देखिए इलास्टिक का कर्व कैसा बनता था, हॉरिजॉन्टल ऐसा है। तो जो भी कर्व ज्यादा, ये कैसा कर्व कहलाता है, फ्लैटर, एकदम फ्लैट है। तो जो भी कर्व हमारा फ्लैट के नजदीक होगा, जितना ज्यादा इसके नजदीक होगा फ्लैट के, उसको हम रिलेटिवली इलास्टिक कहेंगे, जो इसके नजदीक हो। और इन इलास्टिक का कर्व कैसा बनता है, ऐसा पूरी तरीके से वर्टिकल। तो जो कर्व इसके नजदीक होगा इसको स्टीपर कर्व बोलते हैं। स्टीपर मतलब होता है ज्यादा चढ़ाई, यहां पर तो एकदम ही फुल खड़ी चढ़ाई है मान के चलिए, तो इसको बोलते हैं स्टीपर कर्व। तो जो हमारा ज्यादा स्टीपर होगा, मतलब इसके ज्यादा नजदीक होगा, उसको रिलेटिवली इनइलास्टिक कर्व बोलेंगे, और जो इसके ज्यादा नजदीक होगा उसको हम रिलेटिवली इलास्टिक बोलेंगे। तो आइए समझते हैं, यहाँ पर फ्लैटर कर्व देखने को मिलेगा। ये कर्व किससे ज्यादा रिलेट कर रहा है, इससे। और यहां पर अगर इसका कोई मैं कर्व बना के दिखाऊं तो ऐसा ये वाला कर्व इससे ज्यादा रिलेट करता मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो चढ़ाई है, वो जो कर्व की जो हमारा स्लोप है वो ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ स्लोप कम है। मतलब यहाँ पर आपको
इससे ज़्यादा हॉरिजॉन्टल लाइन के ज़्यादा करीब है ये चीज़, तो यहाँ पर ये देखने को मिलती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर प्राइस के चेंज आने से क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है। इलास्टिसिटी यहाँ पे क्या है? रिलेटिवली इलास्टिक, मतलब इलास्टिसिटी यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है। इलास्टिसिटी क्या है यहाँ पर? मोर, या इसको मोर देन वन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोर देन वन। यहाँ इलास्टिसिटी यूनिटरी से ज़्यादा रहती है। यूनिटरी तो बीच की चीज़ हो गई कि वहाँ पर इलास्टिसिटी ना ज़्यादा है ना कम है, वहाँ पर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। मतलब जितनी प्राइस रिड्यूस होगी उस हिसाब से हम क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, और जितनी प्राइस डिक्रीज होगी उस हिसाब से हम क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, इस रेशो में कि हमारा जो टोटल खर्चा लग रहा होगा, मान लो हम 500 रुपये किसी कमोडिटी पे खर्च कर रहे हैं तो उतना ही खर्च करेंगे, बस क्वांटिटी बढ़ाते घटाते रहेंगे। तो रिलेटिवली इलास्टिक में मोर देन वन रहती है यहाँ इलास्टिसिटी। यहाँ मतलब आपको प्राइस से प्रोपोर्शनेट बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिल गया। जैसे यहाँ पे बस थोड़ा सा इतना सा चेंज देखने को मिल रहा है। मान लीजिए पहले प्राइस थी 10 और अब 8 हो गई, पर यहाँ क्वांटिटी पहले अगर 100 थी तो हल्का सा रिड्यूस होने पे केवल यहाँ 20% का रिडक्शन देखने को मिल रहा है, और यहाँ हो सकता है कि बढ़ करके 400 हो जाए। तो ये चीज है यहाँ पे प्राइस से रिस्पॉन्सिवनेस जिसको कहते हैं, कि कितना एक्सटेंट डिग्री इलास्टिसिटी की बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, मोर देन वन। ठीक है, इसमें तो फुली रहती है, इनफाइनाइट, इसमें तो नाप ही नहीं सकते हो जो हाईली इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक होता है। ये रिलेटिवली इलास्टिक है, इसमें नापी जा सकती है पर रहेगी बहुत ज्यादा। वन में एकदम एवरेज रहती है, ना ज्यादा इलास्टिसिटी ना कम इलास्टिसिटी। जीरो में हमारी बिल्कुल इलास्टिसिटी नहीं होती, जीरो इलास्टिसिटी होती, नाम ही है जीरो। अब रिलेटिवली इन इलास्टिक क्या होता है? इसमें इलास्टिसिटी बहुत ही कम होती है, लेस देन वन कहते हैं इसको। ये यूनिटरी से कम इलास्टिक होता है, पर इससे तो ज्यादा होता है। जीरो में तो भाई कुछ है ही नहीं, यहाँ लेस देन इलास्टिक इसको बोलते हैं, लेस देन वन बोल सकते हैं या लेस देन इलास्टिक भी बोल सकते हैं। ईडी लेस देन वन, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेस देन वन। लेस देन का साइन किस साइड रहेगा? ईडी के साइड। यहां पर क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी ग्रेटर देन वन, इससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। यहां पर क्या देखने को मिलता है? जैसे प्राइस है यहां पर 10 है, 10 से प्राइस हमारी घट के कितनी हो गई? मान लीजिए 5 हो गई। पहले क्वांटिटी डिमांडेड हम 100 यूनिट्स कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन बना लेता हूं मैं, पहले हम 100 यूनिट्स कर रहे थे। यहां पर कितना रिडक्शन देखने को मिल रहा है? तो 50% का रिडक्शन देखने को मिल रहा है। तो पर यहां पर क्वांटिटी में कितना चेंज देखने को मिलेगा? बहुत ही कम। कितना? 1 से 120 हो गई, मतलब यहाँ केवल 20% का रिडक्शन इंक्रीज देखने को मिलेगा। यहाँ कितना रिडक्शन? 50% का। यहाँ कितना इंक्रीज? केवल 20% का। मतलब यहाँ पे चेंज तो हो रहा है, पर चेंज कैसा है? बहुत ही कम है। आई बात समझ में? तो परफेक्टली इलास्टिक में इतना चेंज हो जाता है कि पता ही नहीं चलेगा कितना चेंज हो जाता है। फुल चेंज, इनफाइनाइट जिसको कहते हैं, पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। ठीक है, इलास्टिसिटी जब परफेक्टली इन इलास्टिक होती, ईडी इक्वल्स टू जीरो होता है, वहां पे कोई चेंज नहीं होता देखने को मिलेगा। यूनिटरी में एकदम बराबर का चेंज, जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज आया उतना परसेंटेज ही क्वांटिटी में चेंज आएगा। रिलेटिवली इलास्टिक में आपके प्राइस में चेंज आया है जितना, उससे कहीं ज्यादा क्वांटिटी में चेंज देखने को मिलेगा। इतना तो नहीं कि पता ही ना लगा सको, या पूरा ही चेंज तो नहीं है, एकदम 100% चेंज नहीं है, पर आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। ये है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी। इसके रिलेशन में प्राइस में जितना चेंज है उससे बहुत ज्यादा चेंज होगा। और रिलेटिवली इलास्टिक की बात हम फिर से करें तो वहां पर कम है, बहुत कम, बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर बहुत कम आपको चेंज देखने को मिलेगा प्राइस से इसमें आने पर। तो इसको अगर छोड़ दें ईडी इक्वल्स टू जीरो को, तो चेंज तो हमारा हर जगह है, लॉ ऑफ डिमांड हर जगह काम कर रहा है। इसको अगर छोड़ दिया जाए, हमने देखा इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी। अब हम देखेंगे इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला निकालने का कि किस प्रकार है, मोर देन वन है कि हाईली इलास्टिक है, ये किस प्रकार से पता चलेगा? फॉर्मूले के थ्रू। हर हमेशा ग्राफ हम बना पाए ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, और ग्राफ से भी हमें एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, देखने को पता नहीं चल रहा है कि कितने परसेंटेज है। वो तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिए। अगर एग्जाम्पल ये नहीं दिए हों, यहाँ पे यूनिट्स वगैरह नहीं दी हो, तो हमके मेजर करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो उसके लिए हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, और एग्जाम में न्यूमेरिकल इसका आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, मतलब फुल चांस है इसका एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। इसके फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का जो फॉर्मूला है हमारा, ये हमारा फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस में कितना चेंज आएगा, परसेंटेज, प्राइस के चेंज आने पर क्वांटिटी में कितना चेंज देखने को मिलेगा। इसके बीच के ही दोनों के रेशो है, कह सकता हूं, रिलेट कर रहे हैं कि प्राइस इज टू क्वांटिटी डिमांडेड, कितनी प्राइस चेंज होगी उससे कितना, प्राइस से कितने टाइम्स क्वांटिटी डिमांडेड होगी, अपॉन में है ना ये, कितने टाइम्स क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होती है कम होती है। इसी से हम इलास्टिसिटी का पता लगाएंगे।
ठीक है, तो ये देखिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमें निकालनी है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने के लिए पहले हमें चार चीजें चाहिए इसके लिए। एक तो चाहिए हमें ओल्ड प्राइस, जिसको हम P से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं यहां पर, ठीक है। फिर हमें चाहिए न्यू प्राइस, इसको हम P1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। P1 माइनस P कर दिया हमने, ये तो आ गया हमारा चेंज इन प्राइस। तो ये हम देखें, ये इससे हमारा चेंज आएगा, प्राइस में कितना चेंज आया। ये न्यू प्राइस है हमारी, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। और इसी का अगर परसेंटेज निकालना हो तो न्यू माइनस ओल्ड, इसको क्या बोल देंगे, ये चेंज हो गया हमारा, चेंज अपॉन ओल्ड। ओल्ड पर ही तो देखेंगे कि पुराने पर ही तो बदलाव आया है, तो ओल्ड में कितना चेंज आया मल्टीप्लाइड बाय 100, इससे आ जाता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो चेंज हमारा क्या है, P1 माइनस P अपॉन ओल्ड, हमारी क्या है ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस पर ही तो चेंज आया होगा कुछ, तो चेंज अपॉन ओल्ड प्राइस इंटू 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो ये आ गया परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। इसके लिए हमें कितनी चीज चाहिए थी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के लिए दो चीजें, एक तो ओल्ड प्राइस और एक न्यू प्राइस। अब हमको सिमिलर वे पर क्वांटिटी डिमांडेड जो है हमारी, वो भी दो चाहिए, एक तो ओल्ड, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो हमारी ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड है, Q से रिप्रेजेंट कर दिया, और हमारी न्यू क्वांटिटी डिमांड हो गई, मान के चलते हैं Q1। तो यहां पर भी वही चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q अपॉन ओल्ड क्वांटिटी इंटू 100। तो ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला हो गया, ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला हो गया। अगर आपको ये चार चीजें दी हैं किसी क्वेश्चन में, तो आप पहले तो ये निकाल सकते हो, फिर ये निकाल सकते हो। क्वांटिटी वाला ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकाली, इसको इस फॉर्मूले मतलब ये ऊपर वाली टर्म आ गई, यहां रख दो, जो इसका आंसर आया उसको नीचे रख दो, फिर तो ये सिंपल मैथ्स रह जाता है, केवल न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मैथ्स का क्वेश्चन हो जाएगा। कोई भी टर्म आए उसको सॉल्व कर सकते हैं हम, डिवाइड कर दें, पॉइंट में आंसर आए, नेगेटिव आए, कैसा भी आए। अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस फॉर्मूले के शुरुआत में नेगेटिव लगा दिया गया है, कि अगर ऊपर या नीचे कहीं पे भी नेगेटिव देखने को मिलेगा तो वो नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाए, और एक जगह तो नेगेटिव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्यों नेगेटिव देखने को मिलेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर हमारी प्राइस बढ़ती तो क्वांटिटी रिड्यूस हुई होगी, तो यहाँ पे चेंज कैसा, नेगेटिव चेंज देखने को मिलेगा। तो इस वजह से हमारी इलास्टिसिटी नेगेटिव में ना आए और हमें स्टडी करने में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम पहले से ही एक नेगेटिव लगा लेते हैं, ताकि या तो नीचे नेगेटिव आंसर में आएगा या ऊपर आएगा, तो नेगेटिव कैंसिल हो जाए। तो ये हमारा सबसे वाइडली यूज्ड, सबसे पॉपुलर फॉर्मूला इलास्टिसिटी का, जिसके लिए हमें चार चीजें चाहिए। इसी फॉर्मूले से ब्रेक करके अब दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बना के दिखाता हूं। नया फॉर्मूला क्या है हमारा, इसी से मैं बना के आपको डेरिवेट करके दिखाता हूं। चेंज इन डिमांड, या सॉरी क्वांटिटी डिमांड कर दूं इसको, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन ओल्ड क्वांटिटी डिमांड इंटू 100 डिवाइड बाय, ये क्या हो गया, पूरा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का फॉर्मूला हो गया। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला लिख देते हैं, तो लिख देंगे चेंज इन प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। चेंज को डेल्टा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल का जैसा साइन होता है, चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, डेल्टा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चेंज, इसी को कैसे लिख सकता हूं मैं, बस लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को कैसे लिख सकता हूं, चेंज इन क्यू, ओल्ड क्वांटिटी को क्यू कहते हैं, उसमें कितना चेंज आया, चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा साइन से रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज, अपॉन ओल्ड क्वांटिटी तो क्यू थी, नई वाली Q1 थी, ओल्ड कितनी थी, क्यू ही थी, Q1 माइनस क्यू किया था, तब जाके चेंज इन क्वांटिटी आया, ऊपर वाला आया। Q1 जरूरी है हमारे लिए इसको निकालने के लिए, पर Q1 को फॉर्मूले में कहीं नहीं रखते हम, ये बस निकालने के लिए जरूरी रहता है। तो ये हमारा हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का फॉर्मूला। इसके अपॉन में आएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला, चेंज इन प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया। ये आप
ये आपको पता ही होगा, जो यहाँ के डिनोमिनेटर में रहता है वो नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो नीचे वाले के डिनोमिनेटर में रहता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू नीचे वाला ये ऊपर चला गया इनटू ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी क्यू। तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी, ये दूसरा फॉर्मूला निकल के आ गया इलास्टिसिटी का। इलास्टिसिटी के दो फॉर्मूले आ गए, एक ये वाला वाइडली यूज्ड है, और ये वाला कहीं ना कहीं इसी से निकल के आता है। चाहिए हमें वही चार चीजें, या तो वो चार चीजें चाहिए, या फिर हमें डायरेक्टली कोई चेंज बता दे, और बढ़िया है, डायरेक्टली हमें कोई चेंज इन प्राइस या चेंज इन क्वांटिटी बता दे। तो कुल मिला के हमें इस पॉइंट तक पहुंचना, या तो यहां तक पहुंचने की चीजें दी हो, या ये डायरेक्टली चार चीजें दे दी हो, तो इससे हम इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल या कहीं क्वेश्चन कहीं हम जो करना है, क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा कभी भी नहीं दिया रहेगा, हमें उसमें से ढूंढ करके निकालना होगा कि पुरानी प्राइस क्या है, नई प्राइस क्या है, पुरानी क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड एक ही बात है। यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते समय यहाँ इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं मानेंगे हम, वैसे डिफरेंस होता है, डिस्कस किया हमने चैप्टर 5 में। तो इनके ये चार चीजें क्वेश्चन में घुमा फिरा के दी होंगी, हमें चार चीजें निकाल लेनी है। क्या क्या, ओल्ड प्राइस जिसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ 4 है, और न्यू प्राइस हमारी P1 आ गई यहाँ पर ₹2, ठीक है। और यहाँ पर हम चेंज इन प्राइस इससे निकाल लेंगे, तो 2 - 4 यहाँ पर हमारा चेंज इन प्राइस आ जाएगा -2। इसी प्रकार से हम यहाँ पर हमारी क्वांटिटी डिमांड हमारी इसको Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो हमारा पुराना था 1 कप, और Q1 हमारा नया आ गया 4 कप, और चेंज इन क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला है Q1 - Q, 4 - 1 कितना आ गया 3। अब देखिए एक चीज नेगेटिव आएगी हमें पता है, इसलिए फॉर्मूले के पहले ही नेगेटिव लगाया जाता है। इसमें भी, इसमें इसको कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी, ये फॉर्मूला होता है। ये वाला लगाएंगे, परसेंटेज निकालने कोई तुक नहीं है, ये वाला इजी बैठ रहा है। वो वाला भी लगाओगे तो इजी, वो वाला भी लगाओगे तो आ जाएगा, पर थोड़ा टफ पड़ेगा वो, कि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वो सब करना पड़ेगा। ये बड़ा इजी फॉर्मूला है। अच्छा, इसमें कई बुक्स में ये चीज़ पहले लिखी होती है और ये चीज़ आगे लिखी होती है, तो मल्टीप्लाई में कोई भी आगे पीछे से कोई आंसर में चेंज नहीं आता है। फॉर्मूला सही है दोनों तरीके से, चाहे इसको पहले लिख दो या इसको पहले लिख दो, कोई अंतर उसमें नहीं है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है, ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है 3 अपॉन चेंज इन प्राइस कितना है -2 मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड प्राइस कितनी थी हमारी, ओल्ड प्राइस ये 4 थी, हमारी ओल्ड क्वांटिटी कितनी थी ये 1, तो 4 3 = 12 अपॉन -2, यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो 2 6 था, तो यहाँ -6 आ जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोनों, क्योंकि नीचे वाला माइनस अब ऊपर लग जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस हो या न्यूमरेटर में माइनस हो, जो रिजल्टेंट होगा हमारा वो माइनस में ही हो जाता है। अगर ऊपर नीचे माइनस हो तो कट जाएगा, वो बात अलग है, पर अगर ऊपर नीचे में से कहीं एक जगह भी माइनस हो तो ये नंबर ही पूरा हमारा ये माइनस हो जाता है। तो -6 माइनस 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 प्लस हो गया, ये माइनस रहता ही फॉर्मूले में इसीलिए, क्योंकि इसे पता है या तो नीचे के साइड या ऊपर के साइड एक जगह माइनस आएगा, और उसे नलीफाई करने के लिए हम पहले से फॉर्मूले में एक माइनस लगा के चलते हैं। तो ये 6 आ जाएगा। 6 क्या आ गई हमारी, ये इलास्टिसिटी आ गई। 6 कैसी इलास्टिसिटी होगी, तो इलास्टिसिटी कितने प्रकार की होती है, एक तो होती है ED = इनफाइनाइट, फिर होती है ED = 1, फिर होती है ED = 0, 3 तो ये मुख्य प्रकार हो गए। फिर होती है ED > 1, जो 1 और इनफाइनाइट के बीच में फॉल करती है यहाँ पर, और एक होती है जो 1 और 0 के बीच में फॉल होती है ED < 1। तो ये 1 से ज्यादा, ये इनफाइनाइट है क्या, नहीं, नंबर है स्पेसिफिकली, 1 से ज्यादा है हाँ, तो सीधे सीधे क्या कहेंगे इसको, मोर देन इलास्टिसिटी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, मोर देन इलास्टिसिटी, या मोर देन 1, या रिलेटिवली इलास्टिक कहेंगे। क्या कहेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक। तो इसमें बोलेगा कि कमेंट ऑन द टाइप ऑफ इलास्टिसिटी या फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 6, और कमेंट करने को पूछे या टाइप ऑफ इलास्टिसिटी पूछे तो क्या बोलोगे, < 1, या रिलेटिवली इलास्टिक, या मोर देन
इलास्टिक कहेंगे इसको। तो ये एक क्वेश्चन था हमारा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे कई और क्वेश्चंस हैं जो पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम और क्वेश्चंस कराएंगे। आप कमेंट में अगर आप चाहते हो और क्वेश्चंस कराए जाएं तो आप कमेंट ज़रूर करें इस बारे में। तो ये इलास्टिसिटी के बारे में हमने देखा, आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं लास्ट पॉइंट पे अपने। तो आइए अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जनरली तो मैं यही कह देता हूँ जो बच्चे वीक रहते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है ना, उनको इसमें लिख देना, बट टेक्निकली वो सही नहीं है कि कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स थोड़े से अलग हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। केवल प्राइस एक फैक्टर नहीं है, यहाँ पे प्राइस के अलावा हमें कई सारे फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए नेचर ऑफ कमोडिटी। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कमोडिटी किस प्रकार की, अगर वो ज़रूरत है हमारी, असेंशियल्स ऑफ लाइफ के अंदर आती है, तो वो हाईली इनइलास्टिक रहेगी, ठीक है, या इनइलास्टिक रहेगी कह सकते हैं। जो भी हमारे खाने पीने की ज़रूरतें, बेसिक ज़रूरतें, नेसेसरीज हैं, तो उस केस में इलास्टिसिटी हमारी इनइलास्टिक का मतलब बिल्कुल हम डिमांड को चेंज नहीं करेंगे। लग्जरी आइटम्स है ना, तो हम उसको आराम से चेंज कर सकते हैं, तो वहाँ इलास्टिसिटी रहेगी, इलास्टिक रहेगी डिमांड। इलास्टिक का मतलब जब हम डिमांड को चेंज कर देंगे, प्राइस थोड़ी सी भी चेंज होने से हम अच्छे से चेंज कर देंगे। इलास्टिक का मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, तो अगर क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं उस केस में हमारी इलास्टिसिटी ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर इस चीज़ की प्राइस बढ़ रही है तो क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं, तो हम वहाँ की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, इसकी डिमांड को रिड्यूस कर देंगे। पर अगर क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है तो उस केस में इलास्टिसिटी इनइलास्टिक रहेगी। इनइलास्टिक का मतलब हम डिमांड को चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई सब्सटीट्यूट ही अवेलेबल नहीं मार्केट में। फिर जो चीज़ों का मल्टीपल यूज़ होता है, जैसे एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी की जो इलास्टिसिटी है ना वो ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके कई सारे यूजेस हैं, आप उसको कई सारे इक्विपमेंट चलाने में यूज़ करते हो, तो अगर बहुत महंगी हो गई तो कुछ यूजेस को आप हटा सकते हो, कुछ यूजेस को रिड्यूस कर सकते हो। इंपॉर्टेंट यूजेस को करोगे, जो एक्स्ट्रा यूज है उसको हटा दोगे। जैसे मिल्क के कई सारे यूज हैं, ड्रिंक करने के लिए आप यूज़ करते हो, और कई स्वीट्स बनाने के लिए यूज़ करते हो, तो हो सकता है आप अगर उसकी प्राइस बढ़ जाए तो बेसिक यूज़ में आप टी बनाने के लिए, ड्रिंक करने के लिए यूज़ करो, पर मिठाइयाँ बनाने, घी बनाने और कर्ड बनाने में यूज़ ना करो। तो जब कई सारे यूजेस होते हैं तो इलास्टिसिटी क्या रहती है? ज़्यादा रहती है, इलास्टिक सिटी रहती है डिमांड में, ठीक है। जिनके कई सारे यूज़ नहीं, एक ही यूज़ है, उस केस में इलास्टिसिटी कम रहेगी। अब आते हैं पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़। हम ये देखेंगे क्या हम इस गुड्स का यूज़ पोस्टपोन अभी कर सकते हैं। कई सारी ऐसी ज़रूरतें होती है जो आज इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमारे लिए, जैसे रेजिडेंशियल हाउसेस की रिक्वायरमेंट। तो अभी घर खरीदना किसी के लिए भी बहुत हड़बड़ी की बात नहीं रहती कि एकदम कोई फुटपाथ पे तो कभी रह नहीं रहा होता है कि भाई पैसा है तो आज ही घर खरीदना ही है, किसी दूसरे घर में रेंट से या छोटे घर में दूसरे में रह रहा होता है। तो रेसिडेंशियल हाउस की जो रिक्वायरमेंट है उसको पोस्टपोन किया जा सकता है। तो उस केस में जो ऐसी चीज़ों की जो डिमांड है जिनको पोस्टपोन किया जा सकता है, उसकी डिमांड की इलास्टिसिटी रहती है, वहाँ पे इलास्टिक रहती है उनकी डिमांड। फिर इनकम लेवल ऑफ बायर की बात करें तो हाई इनकम लेवल वाले जो लोग रहते हैं ना, वहाँ इलास्टिसिटी कम रहती, मतलब उनको प्राइस के बढ़ने घटने से बहुत असर नहीं पड़ता। अब बिलियनियर्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी कैसे, बहुत मल्टी बिलियनियर्स की बात कर रहा हूँ। तो लग्जरी कार, रोल्स रॉयस खरीदने जा रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा महंगी सस्ती से उनको क्या असर पड़ेगा? वहाँ पे उनको ज़्यादा महंगी सस्ती से क्या असर पड़ेगा? कोई असर भी नहीं पड़ना है। पर वहीं अगर लो इनकम ग्रुप की बात करूं या मिडिल क्लास लोगों की बात करें तो वहाँ पे ऐसे स्मॉल कार खरीदने वाले हैं, तो वहाँ पे हल्की भी प्राइस ऊपर नीचे उससे उनको बहुत असर पड़ता है। मिडिल क्लास की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो इनकम लेवल जहाँ ज़्यादा है वहाँ इलास्टिसिटी कम, और इनकम लेवल जहाँ कम है वहाँ इलास्टिसिटी ज़्यादा है, ठीक है। देखिए भाई, गरीब आदमी को ही अपनी डिमांड को कम ज़्यादा करना पड़ता है, ज़्यादा अमीर आदमी को ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ता जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हों। फिर आते हैं प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कमोडिटी। अब आप अपनी इनकम का कितना हिस्सा खर्च कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर। अगर बहुत कम पैसा खर्च कर रहे हो ना, मान लीजिए सॉल्ट है 10-20 रुपए की पैकेट आती, तो इनकम का बहुत ही कम परसेंटेज आप उस पर खर्च कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे बढ़ने घटने का कोई असर उस पर नहीं देखने को मिलता। न्यूज़पेपर का एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका। न्यूज़पेपर 4 रुपए का आता है, 5 का हो गया, बहुत ही कम आपकी इनकम का परसेंटेज वहाँ जा रहा है, तो वहाँ पे बहुत लेस इलास्टिक रहती है उसकी डिमांड। पर जहाँ पे आपका ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा होता है किसी चीज़ में, पेट्रोल डीजल या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, वहाँ डिमांड कैसी होती है? इलास्टिक, क्योंकि आपका इनकम का मेजर पोर्शन वहाँ जा रहा है, तो आप वहाँ बड़े सतर्क रहोगे। फिर हैबिट ऑफ कंज्यूमर की तरफ आते हैं। कई चीज़ों की हैबिट पड़ जाती है, जैसे लिकर है, सिगरेट है, इन चीज़ों की अगर आपको हैबिट पड़ गई है तो वहाँ पे इलास्टिसिटी कैसी रहेगी? इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब वहाँ पर आप डिमांड को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगला आदमी उसमें उसकी हैबिट फॉर्म कर चुका है। जो अपन को देखने को मिलेगा आज की डेट पे भी कि इन पे हाई टैक्सेस हैं, इनकी प्राइसेस हाई रेंट पे, फिर भी इनका कंजम्पशन कम नहीं होता है,
तो ये हमने कुछ पॉइंट्स देखे, आप इनको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 2 पॉइंट बस और बचे हैं उसको आगे कवर करते हैं। इसके अलावा 2 और फैक्टर्स हैं जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। एक तो है प्राइस लेवल ऑफ कमोडिटी, अगर प्राइस लेवल ज़्यादा है ना, कोई ज़्यादा महंगी चीज़ है तो उसकी इलास्टिसिटी भी ज़्यादा रहती है, और कोई अगर सस्ती चीज़ है ना तो उसकी इलास्टिसिटी भी कम रहती है। प्राइस लेवल को हम इनकम लेवल से कंफ्यूज ना करें। इनकम लेवल में देखा हमने, अगर हाई इनकम लेवल वाले लोग रहते हैं, जो ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं, जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, उस केस में इलास्टिसिटी कम रहती है। भले ही गुड्स कैसा ही हो, प्राइस लेवल गुड्स हाई वाला भी हो, पर इनकम लेवल अगर हाई है ना तो उनकी इलास्टिसिटी क्या रहती है, उनकी इलास्टिसिटी कम रहती है। उनको अपना एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करना है। पर अगर इनकम लेवल हमारी लो है ना, तो गुड्स कैसा ही हो, भले ही हाई प्राइस लेवल वाला हो लो वाला हो, हमारी इलास्टिसिटी कम ही रहेगी। आई बात समझ में? तो इनकम लेवल का हमारा असर प्राइस लेवल से ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनकम लेवल और प्राइस लेवल 2 अलग अलग चीज़ें, उनको आपस में कंफ्यूज ना करें हम। फिर टाइम पीरियड की बात आती है तो इकोनॉमिक्स जब भी हम पढ़ते हैं उसमें 2 पीरियड रहते हैं, एक तो होता है शॉर्ट पीरियड और एक होता है लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड की अगर हम बात करें तो शॉर्ट पीरियड में हम चीज़ों को ज़्यादा चेंज नहीं कर पाते, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते। तो जब हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं, वहाँ पर इलास्टिसिटी भी क्या रहेगी, लेस। इलास्टिसिटी क्या रहेगी, लेस रहेगी, लेस इलास्टिसिटी, या इन इलास्टिक भी कह सकते हैं इसको, इन इलास्टिक डिमांड है। पर अगर लॉन्ग पीरियड है ना तो वहाँ इलास्टिसिटी ज़्यादा रहती है। आई बात समझ में? तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमको बस इसमें क्वेश्चन आंसर्स और करने हैं, वो हम या तो कोर्स एंड होने के बाद करेंगे, आप कमेंट कर देंगे तो मैं इसकी क्लास लगा के इसको प्लेलिस्ट में बीच में जोड़ दूंगा। चैप्टर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। 7th में हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ना चालू करेंगे। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। तो आपकी लगन और मेहनत और मेरी लगन मेहनत दोनों की कंबाइंड एफर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है, और मुझे मालूम है सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे।